नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल एलआईएस एकेडमी में। और दोस्तों, हम करा रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूर्व में पूछे गए प्रश्न। उसी कड़ी में आज की वीडियो लेकर के आए हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किस हिंदी यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो उत्तर है हमारा स्ट्रेटो सेकंड ने। इस हिंदी यवन शासक का शासनकाल था 25 ईसा पूर्व से लेकर 10 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शासकों में से किसके सिक्कों पर संकृष्ण और वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो उत्तर है डी हमारा अगाथोक्लीज। ठीक है दोस्तों, है ना। और वासुदेव कृष्ण हैं और संकर्षण किसको कहते हैं? हम बलराम को कहते हैं, जिनके चित्र अंकित हैं। अफगानिस्तान के एक खानम से अगाथोक्लीज के सिक्के प्राप्त हुए थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कारदमक अक्षपत्रों निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए गए थे या प्रचलित किए? इसका आंसर है हमारा ताम्र। और कारमद वंशीय शासकों की मुद्राओं को दो बड़े वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रथम वर्ग के अंतर्गत रजत मुद्रा को रखा जाता है, जो अक्षय है। राहत वंशीय रजत मुद्राओं की निरंतरता का आभास कराते थे। द्वितीय वर्ग में पोटी निर्मित सिक्कों को रखा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सम्मेलन क्या है, मतलब मैचिंग के क्वेश्चन है। तो डिमेरिटियस का संबंध हिंदू यूनानी से है। रुद्र दमन का संबंध शक से है। और गोंडो फर्निज का संबंध पल्लव से। और भीम का संबंध है हमारा कुषाण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था? तो उत्तर है हमारा कुषाणों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है? तो वह है हमारा विम कड़फिसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है हमारा ए, विम कड़फिसेज ने किया था। और ये कौन थे? ये कनिष्क प्रथम के पिता थे। भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित प्रयोग किया था उन्होंने, जबकि कुजुल कड़फिसेस ने तांबे के सिक्के प्रचलित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के सिक्के पर अंकन हुआ है। बुद्ध किसके सिक्कों पर अंकित हुए हैं? तो उत्तर है हमारा कनिष्क। अगला क्वेश्चन, योध्या सिक्कों पर किस देवता का अंकन होता है? तो उत्तर है हमारा कार्तिकेय। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। विक्रम संवत कब से प्रारंभ होता है? तो विक्रम संवत प्रारंभ होता है हमारा 57 ईसा पूर्व से। विक्रम संवत के दो नाम भी मिलते हैं, एक कृष्ण संवत, दूसरा मालव संवत। जैन साहित्य में महावीर के निर्माण तथा विक्रम संवत के बीच 470 वर्षों का अंतर पाया जाता है। महावीर के निर्माण की तिथि 527 ईसा पूर्व मानी जाती है। तदनुसार विक्रम संवत का प्रारंभ होने की तिथि 527 में से 470 को घटाएंगे तो यह होता है 57 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों, इसका आंसर है 78 ईसा पूर्व। प्रारंभिक तिथि 135 माइनस 57 इजकल टू 78। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को ही इसका प्रवर्तक माना है। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य
57 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित किया था। इस उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था, जिसकी प्रारंभिक तिथि मैंने बताई 135 - 57 बराबर 78 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम एवं शक संवतों में कितने वर्षों का अंतर है? तो दोस्तों इन दोनों में अंतर है हमारा 135 वर्ष का है। वर्तमान कैलेंडर 2025 का विक्रम संवत होगा हमारा 2025 + 57 और होगा 2082 तथा ये तो होगा विक्रम संवत। संवत क्या होगा हमारा 2025 - 78 1947 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष है। तो डी ऑप्शन है 634 इसका आंसर है। कैसे निकाल लेंगे? शक संवत का प्रचलन आपको पता है कुषाण वंशी शासकों ने किया था 78 ईस्वी में। यदि शक संवत में 556 अंकित है तो यह ईस्वी सन में 656 + 78 बराबर 634 होगा। आप समझ ही गए होंगे कि कैसे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत वर्ष होगा? तो फ्रेंड्स इसमें शक संवत होगा हमारा 1931। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमाओं का उल्लेख की तिथि क्या है? तो इसके उल्लेख की तिथि है 81 ईस्वी सन। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक तनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था पूछा है। तो पतंजलि उनके दरबार से संबंधित नहीं थे। आशुघोष, नागार्जुन, पार्श्व और चरक ये चारों कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टधाई पर महाभाष्य की रचना की थी और महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो इसका आंसर है डी, विशाखा दत्त। प्रख्यात संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस के रचनाकार थे विशाखा दत्त, जो गुप्त काल की एक प्रसिद्ध विभूति थे। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख तनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं हुआ है? अब तो फ्रेंड्स इसका आंसर है श्रावस्ती, ए ऑप्शन ठीक है। रबतक अभिलेख अफगानिस्तान के सुर्ख कोटल के निकट रबतक नामक स्थान से वर्ष 1993 में प्राप्त हुआ था। यह यूनानी लिपि और बैक्ट्रियन भाषा से में लिखा गया है। यह अभिलेख कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित है। इसमें अभिलेख में 4 शहरों के नाम उल्लेखित है, जो है साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। श्रावस्ती का उल्लेख इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो ऑप्शन है हमारा चरक ने भी की थी और जीवक ने भी की थी। वर्तमान पाकिस्तान जिले के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी। तक्षशिला का इतिहास प्रसिद्ध का कारण उसकी ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र था। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिसमें राजा और सामान्य जन दोनों ही होते थे। कौशल के राजा परसेनजीत, बिंबिसार के राजवैद्य जीवक, कनिष्क के राजवैद्य चरक, बौद्ध विद्वान वसुबंधु और चाणक्य ने भी यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि वैदिक और धनुर्विद्या शिक्षा के लिए विश्व में प्रसिद्ध था।
अगला क्वेश्चन है, प्राचीन सिंधु नगर तक्षशिला में निम्नलिखित में से किसके बीच थी? तो वह सिंधु और झेलम नदियों के बीच। ऑप्शन है ए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शैल प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख में मिलता है? तो यह काठियावाड़ के रुद्रा दामन में मिलता है। ए ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिना बेगार के किसके सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? तो रुद्रा दामन प्रथम ने कराया था। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्र दामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए ही कराई थी, जो कि मूलतः है मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन मैचिंग का है, गांधार का संबंध कुषाण से, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध है रुद्र दमन वंश से, और मिलिंद पन्हों का संबंध है मिनांडर से, तक्षशिला लेख का संबंध है पथिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आता है गांधार से ही। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, तो बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। अफगानिस्तान का जो वह है बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध थे बामियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अवशेष किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? तो अयोध्या के लेख में मिलती है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि के समसामयिक थे, तो पुष्यमित्र शुंग के सामयिक थे वो। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत के सबसे प्रभावशाली राजा कौन था? तो सातवाहन इसका आंसर है। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक, सिमुक या सिप्रक दिया गया, जिसे कण्व वंश के राजा सुदर्शमा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, तो अमरावती में राजधानी थी इनकी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र मृत्य या आंध्र जातीय कहा है। इसकी आरंभिक राजधानी अमरावती ही थी। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो गोमती पुत्र साथ करने के लिए। और इसका क्या मतलब होता है? साथ करने का आदित्य ब्राह्मण होता है इसका मतलब। गोमती पुत्र साथ करने को एक ब्राह्मण कहा गया था। एक का मतलब होता है हमारा अद्वितीय ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो थोड़ा छोटा किया जाएगा क्वेश्चन को, बड़ा है अब समझ में आएगा। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है हमारा, सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे। और कौन सा हो सकता है? सातवाहन काल में कला लोक पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है, तो ऑप्शन है हमारा बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री परवर्ती कहा गया है? तो इक्ष्वाकु इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित राजाओं में कौन जैन धर्म का संरक्षक कहा जाता है? तो खारवेल इसका आंसर है। कलिंग का चेद वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महान सम्राटों में से एक था। उड़ीसा अर्थात ओडिशा प्रांत के भुवनेश्वर के निकट स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का विलेख प्राप्त हुआ। यह विलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। ठीक है फ्रेंड्स,
आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। नमस्कार।